हेलो एवरीवन, आज मैं सेक्शन 11 सीपीसी रेस जुडिकेटा का मैं बताने वाली हूँ। रेस जुडिकेटा ये आपके दो वर्ड रेस और जुडिकेटा से डिराइव किया गया है। यहाँ पे रेस का मतलब केस एंड जुडिकेटा का मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड। तो ये दोनों ही वर्ड लैटिन टर्म है, इन दोनों वर्ड्स को मिला के रेस जुडिकेटा बनाए। इट टुगेदर मीन्स द केस विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है। Now, res judicata, it is a principle based on public policy where it prevents the court for further litigation of a subsequent suit of the same subject matter and of the same parties in an earlier suit which is already decided। मतलब ये पब्लिक पॉलिसी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। रेस जुडिकेटा इसका मतलब है जो केस पहले से डिसाइड है, जो सूट पहले से ही डिसाइडेड हो चुका है, जिसकी डिग्री पास हो चुकी है, ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेम पार्टी, यू कांट फाइल ए सब्सिक्वेंट सूट। अगर किसी ने सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया भी है तो वो फर्दर लिटिगेट नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, एज इट इज़ बार्ड बाय सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी, दैट इज़ रेस जुडिकेटा। ठीक है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैक्सिम ऑफ रोमन जूरिस्प्रूडेंस के इन तीनों मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है। पहला है इंटरेस्ट रिपब्लिक के एस सेक्स फिनिस लिटियम। इसका मतलब है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट द लिटिगेशन शुड कम्स टू एन एंड। ठीक है। तो इट इज़ यही बता रहा है कि इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ ए स्टेट दैट लिटिगेशन शुड बी प्रोटेक्टेड बट फिनिश। मतलब अगर लिटिगेशन आपका चलता ही जाएगा, एक सूट के बाद दूसरा सूट, तीसरा सूट, डिग्री पास होती जाएगी और सेम सूट 2 बार 3 बार ऐसे करके फाइल होता रहेगा, तो इससे इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट की क्षति होगी। ठीक है। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए आपका रेस जुडिकेटा फाइल अप्लाई करना ज़रूरी है। ओके। Second one is nemo debt lex vexeri pro ina et edem causa। इसका मतलब नो मैन आउट टू बी वेक्स ट्वाइस फॉर वन एंड द सेम कॉज। मतलब सेम कॉज के लिए आप 2 बार केस नहीं फाइल कर सकते। आपने एक बार केस फाइल किया तो उससे उस केस में जो भी जजमेंट होगा, जो भी डिग्री होगा, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू वांट टू अपील इट, यू कैन अपील इट, मगर आप उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए आप 2 बार केस नहीं फाइल कर सकते। थर्ड वन इज़ रेस जुडिकेटा प्रो विरिटा सिलिप्टर। नो ए जुडिशियल, इसका मतलब है जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। मतलब जो जुडिशियल डिसीजन जो दिया जाएगा उसे आप सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड द डिसीजन इज़ ऑलवेज करेक्ट। ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस है गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नाउ इन सेक्शन 11 सीपीसी क्या बताता है? नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली in issue in former suit between the same party or between the party under whom they or any of their claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। तो इसका मतलब वही है कि जो सूट पहले से हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है उसी को फिर से वही सूट बेस्ड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, यू कांट फाइल सब्सिक्वेंट सूट। ठीक है। और अगर आपने फाइल किया भी है तो वो फर्दर लिटिगेट नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, एज इट इज़ बार्ड बाय सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, दैट इज़ रेस जुडिकेटा। ओके। Now here are the essentials of res judicata। इसमें एसेंशियल क्या है? देयर मस्ट बी 2 सूट। ठीक है। फॉर्मल सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट, ये दोनों सूट होना ज़रूरी है। दोनों सूट सेम होंगे तभी तो रेस जुडिकाटा अप्लाइड किया जाएगा।
पार्टीज दोनों के सेम होने चाहिए, टाइटल ऑफ दिस सूट मस्ट बी सेम, और मैटर जो है वो भी सेम होना चाहिए और बोथ दी सूट्स। कोर्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन पास करने के कॉम्पिटेंट हो, मतलब they must be competent to pass the jurisdiction, so court must be competent. Matter has been decided in previous suit, that is judgment pass, मतलब पहले सूट में मैटर डिसाइड हो चुका है, तो आप सेम मैटर सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए दूसरी बार सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने किया है तो वो बार किया जाएगा सेक्शन 11 के द्वारा। ओके, तो सेक्शन 11 जो है वो सिविल प्रोसीडिंग में भी अप्लाइड किया जा सकता है, सिविल, क्रिमिनल, क्वेसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी अप्लाइड किया जाता है। इसका जो केस है, एग्जाम्पल है सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर in 1994. Now section 11 bars to further litigation. It is based on Indian principle of pranay, that is previous judgment। ठीक है, मतलब पहले से भी जो भी जजमेंट दे दिया गया हो, आप उसको लेके सब्सिक्वेंट सूट दोबारा से फाइल नहीं कर सकते। आप चाहे तो अपील कर सकते हैं, बट यू कांट फाइल अगेंस्ट द डिक्री विच इज़ पास्ड इन प्रीवियस कोर्ट। ओके, नाउ हियर आर द एक्सप्लेनेशन। तो रेस जुडिकाटा में टोटल 8 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन है बताता है फॉर्मल सूट, द एक्सप्रेशन फॉर्मल सूट। हियर द फॉर्मल सूट के बारे में बताया गया है। फॉर्मल सूट शैल डिनोट ए सूट विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयर टू। मतलब ये फॉर्मल सूट के बारे में बताता है कि जो फॉर्मल सूट पहले से डिसाइडेड हो चुका है, ठीक है, जो पहले से डिसाइडेड हो चुका है, आप उसको लेकर दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। हियर इज़ द केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रमोद गुप्ता, AIR 2005 SC 3708। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया है। इट वॉज हेल्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा विल अप्लाई on when the lease मतलब suit was inter partes, मतलब between the same parties and attained finality in respect of issued involved। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बताता है इस केस में कि रेस जुडिकेटा तभी अप्लाई होगा जब अर्लियर सूट जो है वो फाइनली डिसाइडेड हो चुका है, उसमें डिग्री पास हो चुकी है ऑन द सेम पार्टी एंड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। यू कांट फाइल ए सब्सिक्वेंट सूट। अगर आपने सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया है तो उसमें रेस जुडिकेटर अप्लाइड होगा। इट इज़ सेड ऑन दी फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो फॉर्मल सूट आपका अर्लियर सूट के बारे में बताता है, ठीक है। द सेकेंड वन इज द कॉम्पिटेंट ऑफ कोर्ट, मतलब जो कोर्ट जुरिस्डिक्शन जो पास कर रही है उसके पास वो अथॉरिटी है वो जुरिस्डिक्शन पास करने की, तभी वो जो डिसीजन उसने दिया है वो मान्य होगी। और उसको लेकर आप दोबारा से सब्सिक्वेंट सूट, उसके डिसीजन को लेकर दोबारा से सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल कर सकते, बट यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट ऑफ दैट डिक्री। ओके, तो यही द कॉम्पिटेंट ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड irrespective of any provision as to the right of appeal from the decision of such court. Okay, now third one is matter directly and substantially in issue। तो ये मैटर के बारे में बताता है, मतलब रेस जुडिकेटा तभी अप्लाइड होगा जब मैटर दोनों केस का, दोनों सूट का सेम हो। ओके, द मैटर must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other। Example of matter in issue is a case Loman Kutti versus Thoman। ये AIA 1976 SC 6045 का है। एक और केस है ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ MP AIA 2006 MP
218। तो इसमें बताया गया इट इज़ सेड दैट if the question raised in subsequent suit is altogether is different from an earlier case, then subsequent suit is not dismissed on the ground of res judicata. Now res judicata होने के लिए दोनों मैटर इन इशू जो है, दोनों सूट का मैटर इन इशू है सेम होना चाहिए, मगर अगर मैटर इन इशू दोनों सूट का डिफरेंट हो तब आप उसमें रेस जुडिकेटा उसमें नहीं अप्लाइड होगा, एज इट इज़ एक्सप्लेन ऑन दिस ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में यही बताया गया है। ना फोर्थ एक्सप्लेनेशन इज़ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। ना कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। इसमें बताया गया एनी मैटर विच माइट एंड आउट टू हैव बीन मेड ए ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस in the former suit shall be deemed to have been directly and substantially in issue in that suit। इसका मतलब यही है कि अगर कोई मैटर जो पहले सूट में ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक बन सकता था, मगर किसी ने मतलब अगर कोई मैटर जो है वो माइट एंड आउट टू हैव बीन मेड ए ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस, मतलब वो ग्राउंड ऑफ अटैक हो सकता था या फिर यू कैन फाइल ए डिफेंस ऑन इट। अगर वो मैटर को लेकर आपने दोबारा से सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया है, जो सूट जो इन द फॉर्मल सूट डिसाइडेड है, तो ये माना जाएगा कि आपने उस मैटर को फॉर्मल सूट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है और उससे लेकर आपकी जजमेंट पास हो चुकी है। ठीक है, ये इट इज़ एन आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकेटा। Now here a matter can be said to be constructively in nature when it might and ought to have been made a ground of defense or attack in the former suit। Now here it provides that if a plea could have been taken by a party in proceeding between him and his opponent, he should not be permitted to take the plea against the same party in a subsequent suit, in a subsequent proceeding with reference to the same subject matter. The principle is that when the parties had an opportunity of controverting a matter, that should be taken to the same thing as if the matter had been actually controverted and decided। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ कोई इशू है जो पहले सूट में डिस्कस नहीं किया गया है, मगर जजमेंट पास हो चुका है, जजमेंट पास हो चुका है ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर इन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो उसी इशू को लेकर आप दोबारा से सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल कर सकते कि जजमेंट पास होने के बाद भी मेरा ये इशू सॉल्व नहीं किया गया है, क्योंकि अगर जजमेंट पास हो जाता है तो इसका मतलब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी इशू है ऑल टुगेदर ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर इट इज़ डिसाइडेड and you must be accepted that and you can't file a subsequent suit on the same subject matter। okay, यही आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बताता है। सर आप दूसरी बार अपील कर सकते हैं, मगर आप सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल कर सकते। ना हियर द मैटर जो एक्सप्लेनेशन 4 में मैटर है वो माइट और आउट, मतलब ये आपको आपके जानकारी में होना चाहिए, और ये आपके जानकारी में था कि ये सारे जो भी जजमेंट पास हो रहा, हम आपके सारे इशू सारे मैटर जो ऑल टुगेदर इन ए मैटर ऑफ इशू में वो डिसाइडेड हो चुका है। ठीक है, तो आप दोबारा से आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये इशू सॉल्व नहीं हुआ है, ये मतलब देयर आर मेनी इशू इज़ लेफ्ट ओवर इन ए मैटर
विच इज़ डिसाइडेड इन ए सूट, ठीक है। तो आप ये नहीं बता सकते कि मैटर इन इशू में मेरा ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, इसके लिए मैं सब्सिक्वेंट सूट दोबारा से फाइल करना चाहती हूँ। यू कांट से दैट, ठीक है। ये माना जाएगा कि आपने फॉर्मल सूट में अपने जितने भी मैटर है एज इन अ मैटर ऑफ इशू आपने सॉल्व, आपको उससे लेकर जजमेंट आपकी पास्ड हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Now, in a formal suit, it shall be deemed to be matter directly and substantially in issue. Now, इसमें लीडिंग केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, वर्कमैन वर्सेस बोर्ड ऑफ कोचिंग पोर्ट ट्रस्ट 1978 SC, एंड थर्ड वन इज दराउस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, फोर्थ इज एमलगमेटेड कोलफील्ड वर्सेस जनपद सभा। ना ये केस है स्टेट ऑफ यूपी एंड नवाब हुसैन, ये एक लीडिंग केस है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। इसमें बताया गया नवाब हुसैन जो थे ये सब इंस्पेक्टर थे, तो इन्हें डिसमिस कर दिया गया था, इट इज़ बाय द DIG। तो इसी तो आफ्टर द डिसमिसल ही फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट हिज डिसमिसल बाय द DIG। देन ई फाइल अनदर सूट, ठीक है। तो उससे डिक्री पास हो चुका था। आफ्टर द डिक्री पास ही फाइल अनदर सूट वेयर ही क्लेम दैट एज ही अपॉइंटेड बाय द IG, then DIG was not authorized to dismiss him. Supreme Court held that the suit is barred by constructive res judicata, ठीक है। मतलब ये जो पहले इनके अगर सूट फाइल डिक्री पास हो चुका था आफ्टर ही गेट डिसमिस्ड बाय द DIG, बट ऑन दैट टाइम he not raised the issue that the DIG is not authorized to dismiss him as he appointed by the IG। तो उस टाइम में उन्होंने ये जो इशू है उस टाइम पे नहीं रेस किए थे। बट ऑन अ सब्सिक्वेंट सूट इन्होंने फिर से एक सूट फाइल की थी जहाँ पे इन्होंने ये इशू रेस किया था कि एज ही अपॉइंटेड बाय द IG, तो उन्हें जो डिसमिसल करने की अथॉरिटी है DIG के पास नहीं है, ठीक है। तो ये आपके फर्दर जो हाई कोर्ट के द्वारा भी इसे मान लिया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस सूट को बार्ड कर दिया था एज इट इज़ हेल्ड अंडर द कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। देयर वर अनदर लीडिंग केस दराउस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये petition in High Court of Allahabad under Article 226 and it was dismissed, ठीक है। He filed writ petition in Supreme Court under Article 32 of the Constitution for same relief on same ground. The Supreme Court dismissed the petition, hence the principle of res judicata will also applied in writ petition but it not applied in writ of habeas corpus। तो ये आपका रेस जुडिकेटा का केस है, तो इसमें मैं बाद में आती हूँ इस केस में। तो मेरा एक्सप्लेनेशन 4 आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नो एक्सप्लेनेशन 5 इज़ डीम्ड रिफ्यूज़ल, मतलब ये मान लिया जाएगा कि ये जो रिफ्यूज़ किया गया है। तो एनी रिलीफ claimed in the plain which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। Now suppose अगर किसी ने रिलीफ क्लेम किया है, ठीक है, मगर इन्हें when the decree is passed जो रिलीफ जो क्लेम किया गया है उसे रिफ्यूज़ कर दिया गया है, तब उसको लेके सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल करेंगे, क्योंकि रिलीफ जो रिफ्यूज़ कर दिया गया ये मान लिया जाएगा कि डिक्री
जो पास हुई है वो उसमें जो है रिलीफ क्लेम्ड इज़ रिफ्यूज्ड, ठीक है। मतलब एनी क्लेम्ड एनी रिलीफ क्लेम इन द प्लेन विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री, मतलब जो रिलीफ क्लेम की गई थी डिक्री में, ठीक है, उसे सूट में जो रिलीफ क्लेम किया गया था वो उसे डिक्री ने पास नहीं किया, उसे डिक्री ने रिफ्यूज़ कर दिया गया है। तो ये आपको मान लेना पड़ेगा कि द डिक्री इज़ नॉट ग्रांटिंग द what claim, it's not granting the relief which is claimed by the party, okay, you have to accept it. आप उसके अगेंस्ट सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल कर सकते। यू कैन फाइल एन अपील बट सब्सिक्वेंट सूट इज़ नॉट अपील ऑन as it is based on explanation 5 of section 11. Now explanation 6 आपके रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बताता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट मीन्स जो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी केस फाइल करे, ठीक है। अगर किसी कोई रिप्रेजेंटेटिव है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी है, किसी ने केस फाइल किया है तो यही माना जाएगा कि वो जो केस है वो उस पार्टी ने ही फाइल किया है, राइट ना। रिप्रेजेंटेटिव सूट वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पब्लिक राइट और ऑफ ए प्राइवेट right claimed in common on themselves and other all person interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating, okay. Now explanation 7 क्या बताता है, the provision of this section shall apply to the proceeding for the execution of decree, ये execution of decree के बारे में बताता है, and reference to this section to any suit issue or former suit shall be constructed as reference respectively to proceeding for the execution of the decree, question arising in such decree and a former proceeding for the execution of the decree. तो ये execution of the decree के बारे में बताता है explanation 7. Now explanation 8 आपका heard and finally decided के बारे में बताया था। मतलब जो सूट पहले से डिसाइड किया सुना गया हो या फिर डिसाइड कर दिया गया हो बाय ए कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन, तो आप उसको लेके सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल कर सकते। अगर कोर्ट के पास लिमिटेड जुरिसडिक्शन हो और इस लिमिटेड जुरिसडिक्शन में वो सूट डिक्री पास कर दिया गया हो and he had a authority to pass the decree, then you can't file a subsequent suit, okay. तो jurisdiction was not competent by such subsequent suit, तो जो jurisdiction or the suit in which such issue has been subsequently raised, ये एक्सप्लेनेशन आपका अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा लाया गया है। कौन सा एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन 8। तो एक्सप्लेनेशन 8 में दोबारा से बोल देती हूँ, इट इज़ हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, इट मीन्स an issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. This explanation is added by an amendment act 1976. I hope it is clear. Now अब मैं ना मैटर इन इशू क्या होता है? जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू होता है, और जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इशू मीन्स मैटर विच इज़ एक्चुअली इन इशू एंड मैटर विच इज़ कंस्ट्रक्टिवली इन इशू, ठीक है। द मैटर कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू, मतलब
इशू जो होता है उसमें इट इज़ नॉट कम अंडर दी, मतलब एक्सीडेंटली जो है मैटर सेम हो जाता है, मगर दे डोंट वांट मतलब द मैटर इशू इज़ नॉट सेम, इट इज़ एक्सीडेंटली, इट इज़ कोइंसिडेंस दैट द कुछ मैटर जो उससे मिल जा रहे, तो इट इज़ नॉट कम अंडर दी सेक्शन 11. ओके, it is not relevant in section 11 and no relief is claimed according to it. Now Darao Singh versus the applicability and non applicability of the section 11. मतलब section 11 आपका कहाँ पे applicable होगा और कहाँ पे non applicable होगा. Now section 11 जो है आपका रीट petition में applicable होगा. यह आपका केस दराव सिंह और स्टेट ऑफ यूपी में बताया गया है, मगर ये आपका रीट ऑफ हेबस कॉर्पस में एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. Now in Darao Singh, here the petition was filed in the High Court of Allahabad under the Article 226 and it was dismissed. ये dismiss कर दिया गया. अब फिर उन्होंने जो पार्टी है उन्होंने रीट पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेम रिलीफ और सेम ग्राउंड. ठीक है. तो द सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा. तो इससे क्या पता चलता है कि रेस जुडिकेटा जो रीट पिटीशन में भी एप्लीकेबल है, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द रीट ऑफ हेबस कॉर्पस. It doesn't apply to suit having pure question of law. ठीक है. It doesn't apply in a case of consent or compromise decree. Example है सुब्बाराव वर्सेस जगनंत राव 1967 का केस है ये. It doesn't apply on income tax proceeding. तो जहाँ पे असेसमेंट ईयर को लेके कोई भी केस हो वहाँ पे ये जो है रेस जुडिकेटर एप्लीकेबल नहीं होगा. ये इसका केस है BSNL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2006 का केस है. इट डजेंट अप्लाई इन कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिक्री एज इट इज़. ये पहले भी बताया गया है. ना एप्लीकेबल, इट इज़ एप्लीकेबल बिटवीन को डिफिडेंट एंड को प्लांटिव. ठीक है. इसका केस है इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान. इट अप्लाइज इन केस ऑफ डिक्री पास्ड अगेंस्ट माइनर इन सूट इफ माइनर इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटेड इन सूट. तो ये माइनर सूट में भी एप्लीकेबल है. ये इसका केस है रामेश्वर वी सिंह वर्सेस रिद्ध कुमार 1925 का केस है. ये रिद कुई होगा कुछ ऐसा. फिर ये किस में एप्लीकेबल है? रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी एप्लीकेबल है एज इट इज मेंशन इन ऑर्डर 1 रूल 8 एंड ऑल्सो इन सिविल प्लस क्रिमिनल प्लस क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग. ये पहले ही बताया जा चुका है. नाउ इट इज़ एप्लीकेबल इन आर्बिट्रेशन एज वेल एज अवार्ड. ठीक है. ये आपका केस है KV जॉर्ज वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट AIR 1990. Now here it is up to section 11. I hope you understand it. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा या फिर आपको कुछ कमेंट करके बोलना है तो प्लीज़ कमेंट इट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.